हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट क्या है। ये ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि आपको बड़े बड़े सवालों के जवाब देगा। भले आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे बड़े क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि आरबीआई जो नोट प्रिंट करती है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, या गवर्नमेंट उस पर कैसे कंट्रोलिंग रखती है, या फिस्कल डिफिसिट क्या है, या रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, या गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी जो है उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करती है, गवर्नमेंट के जो मेजर मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, मेजर मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है। ये कई सारे बड़े सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की, गवर्नमेंट बजट की। ठीक, तो शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट बजट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। भाई गवर्नमेंट बजट, जिस तरीके से हम लोग मान लीजिए हमें बजट बनाना है कि भाई हमें इस साल कितना खर्च करना है, तो खर्च कहाँ कहाँ होना है, कौन कौन से कंपलसरी खर्च है जो करना ही पड़ेंगे, कुछ खर्च उनको अपने हिसाब से खर्च जमा लेंगे, फिर कहाँ कहाँ से पैसा आएगा वो हमने बजट बनाया। लाइकवाइज गवर्नमेंट भी इस टाइप का एक स्टेटमेंट तैयार करती है, उस स्टेटमेंट का नाम ही गवर्नमेंट बजट है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर रिसिप्ट एंड फ्यूचर पेमेंट्स, गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड फ्यूचर गवर्नमेंट पेमेंट। तो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट रिसिप्ट होने वाली है, गवर्नमेंट जो यहाँ पेमेंट करने वाली, उसका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का नाम ही क्या है, गवर्नमेंट बजट है। राइट, अब आगे बात करते हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूं, जिससे आप सिंपली बहुत जल्दी याद रख पाएंगे। देखिए, ये सब याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं कि बजट कौन बनाएगा। गरीब आदमी बजट बनाया क्या, उसका तो पैसा इतना नहीं होता है कि बजट बनाए, अमीर आदमी बनाता है ना। इसमें से मैं एक उठा देता हूं और इसको मैं क्यूब कर देता हूं, अमीर क्यूब। ये अपना एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसके थ्रू अपन याद रख पाएंगे कि ए को मैंने हटा दिया है ना, मीर 3, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम याद रखेंगे कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले एम से आप देखें, एम से क्या है, एम से है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितने पब्लिक एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है या जो कंपनीज हैं, तो वहां से कितना पैसा आएगा, कितना पैसा उनको अलॉट किया जाएगा, ये सब चीजों के बारे में। तो एम फॉर हो गया मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एक बार हम सारे देख लेते हैं पहले। फिर ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें आप इस इमेज में आपको देखने को मिलेगा ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन फिर आपको मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर देखें आपको मिल जाएगा, आपको आर आ गया ना, आर से आपको मिलेगा रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। फिर आप इधर साइड में जिसमें देखेंगे तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, राइट, एंड रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है। अब इस गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े हैं, हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको सिर्फ याद रखने के लिए कि ये जो 4 या 5 जो भी पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट को हमें याद रखने के लिए मैंने आपको तरीका बता रहा हूं। मीर एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ई फॉर व्हाट, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ई फॉर व्हाट, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। फिर एक और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यस राइट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आर फॉर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट जो आर दे रखा है उसका आपका हो गया रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। और फिर जो आर दे रखा है उसका आपका मीनिंग है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव है। मैं इसके ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं, क्योंकि जो हमें मेन मुद्दे की जो बात समझने की है वो कहीं रह जाएगी। ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज है जो आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारा इसका शॉर्टकट है मीर। ये थी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब हम बात करें गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या कौन से हैं। अब गवर्नमेंट बजट को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो वो जिसमें हम पहला पार्ट जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, तो उसको आप बोलते हैं रेवेन्यू बजट। एक ही बजट का पार्ट है रेवेन्यू बजट। फिर दूसरा पार्ट हो गया जिसमें कैपिटल खर्च और कैपिटल
कैपिटल खर्चे और कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल बजट हो गया। ठीक, तो पहले देखते हैं हम कि बजटरी रिसिप्ट की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक साइड की बात कर लेते हैं, रिसिप्ट साइड की हम बात कर लेते हैं। तो रिसिप्ट में क्या क्या चीजें आएगी? रिसिप्ट में दो टाइप की चीजें होगी, एक हो गया आपका रेवेन्यू बजट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट की आप बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट को दो एरिया में आप मेनली बांट सकते हैं। पहला एरिया आपका हो गया टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा आपका हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। पहला हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू और दूसरा हो गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू की यदि आप बात करते हैं तो टैक्स में जैसा आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, गिफ्ट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी होगी, और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको मिला जुला के अब हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। ठीक, तो एक तो हो गया टैक्स रिसिप्ट, दूसरा हो गया आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये जैसे कि फीस है, फाइन्स है ना, एस्टेट दे रखा है, स्पेशल असेसमेंट दे रखा है, इनकम है फ्रॉम पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम 3G 4G, इसके अलावा ग्रांट एंड डोनेशन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। टैक्स रिसिप्ट की यदि हम बात करेंगे तो टैक्स रिसिप्ट को हम दो एरिया में बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स इट मीन जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हम सीधे गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इट मीन्स वो टैक्स जिसको हम पहले बिजनेसमैन को पे करते हैं। हम कोई चीज खरीदते हैं, जैसे जीएसटी, हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमने पहले बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन फिर गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है, सीधे नहीं जा रहा है, घूम फिर करके जा रहा है, इसलिए इंडस्ट्री के थ्रू जा रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, हाँ इसके आप डिटेल में जरूर इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से और भी डिफरेंस है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हम बात करते हैं इसमें कि जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, फीस, फाइन, चार्ट वगैरह ये सब चीज हो गई। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में यदि एक खास बात आपको देखने को मिलेगी कि ये ऐसे रिसिप्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट को बाद में फिर कभी कोई लायबिलिटी नहीं चुकाना है, या इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ अपनी संपत्ति जो है बेचना नहीं पड़ रही है, राइट। रेवेन्यू रिसिप्ट की खास बात ही है। लेकिन जब आप बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की, जब आप बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट की, तो उसमें जस्ट इसका अपोजिट होगा कि या तो गवर्नमेंट को कोई अपनी असेट्स बेचना पड़ेगी या फिर कोई लायबिलिटी लेना पड़ेगी। जैसे कि असेट बेचना पड़ेगी जिसको हम बोल सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन। तो उससे क्या होगा कि भाई आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया था, असेट बिक गई, और रिकवरी ऑफ लोन यदि आपने किया तो जो आपकी असेट थी वो कम हो गई है। अब इसके अलावा या फिर आप लायबिलिटी लें, यानी कि आप गवर्नमेंट कहीं से लोन ले लें, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से लोन ले लें। तो कैपिटल रिसिप्ट में आर दो रिसिप्ट विच रिड्यूस एनी असेट्स और इंक्रीज एनी लायबिलिटी। ठीक, तो कैपिटल रिसिप्ट के जो टाइप हो गए वो गए आपके डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, डोमेस्टिक बोरोविंग बाय गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बोरोविंग बाय गवर्नमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस यही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट को किसी भी टाइप के असेट्स को बेचना नहीं पड़ रहा है, असेट रिड्यूस नहीं हो रही है, और किसी टाइप की मतलब कोई बड़ी लायबिलिटी नहीं लेना पड़ रही है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में उन्हें कोई असेट्स या तो बेचना पड़ेगी या फिर क्या होगा, या फिर उन्हें कोई लायबिलिटी लेना पड़ेगी, कर्जा लेना पड़ेगा। ठीक, ये मेन डिफरेंस है, इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ लेना। खैर आगे बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर के। अब बजट एक्सपेंडिचर को भी हमने बांट रखा है, किसमें हमने बांट रखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यदि आप बात करते हैं, इट मीन्स यहां पर भी सेम बात हो रही है कि ऐसे एक्सपेंडिचर हैं दैट नाइदर इंक्रीज एनी असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी, जिनसे कोई असेट्स क्रिएट भी नहीं होती है, असेट्स बढ़ती भी नहीं है गवर्नमेंट की, और जिससे कोई लायबिलिटी भी जो है कम नहीं होती है। जैसे कि सैलरी, जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनकी सैलरी हो गई, स्कॉलरशिप हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई,
डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गए, ये सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनसे कोई असेट्स क्रिएट नहीं होगी, है ना। फिर है आपका ऐसे जैसे कि ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर नेचुरल कैलेमिटीज एक्सेट्रा, तो इससे कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही है, ठीक। तो ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इट मीन्स या तो ये कोई असेट्स को बढ़ाएंगे या फिर ये लायबिलिटी को जो है कम करेंगे। जैसे कि शेयर ऑफ डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनीज परचेज बाय गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। यानी कि गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ रही है, ठीक। गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे तो गवर्नमेंट की ओनरशिप बढ़ रही है ना, मशीनरी खरीदी गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है, किसी को लोन दिया गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है, ठीक। या फिर पुराना कोई लोन चुका दे तो लायबिलिटी कम हो गई, रीपेमेंट ऑफ डोमेस्टिक लोन और इंटरनेशनल लोन, ठीक। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये हमने दोनों तरफ से चीजें समझ ली। अब यदि हम इसका एक जो है एक शेड्यूल बनाए या मतलब एक स्टेटमेंट बनाएंगे, अब स्टेटमेंट बनाएंगे और हमने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस में एक करके देखते हैं 2 मिनट कि हमने मान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट बनाया, गवर्नमेंट बजट ही मान लो ये, और ये रिसिप्ट है, और मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता इसमें, इसलिए जल्दी चल रहा हूं मैं। एक्सपेंसेस है तो आपके रिवेन्यू एक्सपेंसेस और इधर रिवेन्यू जो है आपका रिसिप्ट। मान लेते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट जो है आपकी हो रही है 100 की और ये भी हो रहा है 100 के। इसी टाइप से कैपिटल में भी मान लो बराबर बराबर हो रहा है, तब तो ये बैलेंस बजट हो गया कि ठीक है, टोटल जो टोटल आ जाए उनके लास्ट में फाइनल टोटल यदि बराबर आ गया तो बैलेंस बजट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये ज़्यादा हो और वो कम हो, खर्चे ज़्यादा है तो डिफिसिट बजट, इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस बजट। यूजुअली होता क्या है, यूजुअली गवर्नमेंट बनाती है, जैसे डेवलपिंग कंट्रियों की बात की जाए तो यूजुअली गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो घाटे का ही बजट बनाती है, डिफिसिट बजट ही बनाती है। और वो डिफिसिट बजट क्यों बनाती है उसका जवाब मैं आपको दूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस हमें हुए 120 करोड़ के और 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें मिला। फिर कैपिटल जो एक्सपेंसेस है वो हुए, मान लेते हैं कि वो हुए 500 करोड़ के, और कैपिटल रिसिप्ट, अब इस कैपिटल रिसिप्ट में मैं अभी बोरोविंग शामिल नहीं की, मैंने इसमें बोरोविंग शामिल नहीं की। कैपिटल रिसिप्ट में मैंने जो बाकी बोरोविंग के अलावा जो रिसिप्ट खाली वही उनकी बोल रहा हूँ। कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग, अदर देन बोरोविंग। मान लेते हैं कि ये हमें कैपिटल रिसिप्ट हो रही है, वो हो रही है मान लेते हैं कि 300 की, ठीक। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 120 में से 100 रुपए गए, तो मतलब 120 में 100 गए तो बचा आपका 20 रुपये, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिवेन्यू डिफिसिट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू डिफिसिट, ठीक। इसको हम बोलेंगे रिवेन्यू डिफिसिट, ऑलराइट। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये 500 है और ये 300 रुपीज ही हमें, मतलब 300 करोड़ ही हमें रिसीव हुए, तो जो 200 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है इसको हम बोलेंगे कैपिटल डिफिसिट, इसको हम बोलेंगे कैपिटल डिफिसिट, ठीक है। अब इसका यदि हम टोटल लगाएं तो ये हो रहा है 620 और ये हो रहा है आपका 400, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग, अदर देन बोरोविंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है तो 620 में से आपके 400 गए तो बचा कितना, तो ये बचा आपका 220। ये जो 220 आया इसको ही हम बोलेंगे फिस्कल डिफिसिट, इसको ही हम क्या बोलेंगे, फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, भावना है समझो। 620 में से आपने 400 माइनस किया 220 आ गया, यहाँ पे बोलते रिवेन्यू डिफिसिट कैपिटल डिफिसिट को प्लस किया तो 220 आ गया, ठीक। अब चूंकि ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट को 620 रुपए का खर्च करना है, ठीक है,
तो 620 रुपए खर्च करना है गवर्नमेंट को, तो यानी कि गवर्नमेंट को ये 220 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये 220 रुपए का इंतजाम कैसे कर रही गवर्नमेंट? या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बोरोविंग की, मैं मान लेता हूं कि गवर्नमेंट ने बोरोविंग की 120 रुपए की, कितनी थी? 120 की। और 120 रुपए की बोरोविंग करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट से कहीं से बोरोविंग कर लिया, है ना, वो IMF से कैसे भी किया, वो मैं बारे में बात नहीं कर रहा अभी, हमने गवर्नमेंट ने बोरोविंग कर लिया 120 रुपए की। अब क्या हुआ? अब भी कम पड़ रहा है, तो जो अब कम पड़ रहा है इसको हम बोलेंगे डिफिसिट फाइनेंसिंग। क्या कर बोलेंगे? डिफिसिट फाइनेंसिंग। अब डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि 100 रुपीज बोल दो, 100 करोड़ बोल दो आप, ये 100 रुपीज जो है गवर्नमेंट ने कहां से लिया है? ये गवर्नमेंट ने RBI से लिया है, वो सेंट्रल बैंक से, जिस देश की सेंट्रल बैंक, हमारे देश की बात करें तो RBI की हम बात कर रहे हैं। RBI से ये जो है सिक्योरिटी देकर के, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर के RBI से गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब हो गए 620 इधर भी, यानी कि गवर्नमेंट ने ये इंतजाम किया है। घाटे में थे 220 के, वो 220 के घाटे को इस तरीके से कवर किया है, बोरोविंग करके और डिफिसिट फाइनेंसिंग करके। अब आपके बड़े सवाल का जवाब मिलेगा कि RBI को गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। अब RBI अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का देखिए एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी तो वो उन्हें नोट प्रिंट करना है। तो ये सवाल कई सारे स्टूडेंट कई बार कई अच्छे बड़े बड़े लोगों से कर लेते हैं, और बड़े बड़े लोग भी इसको गलत बताए थे। तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, बजट में जो डिफिसिट फाइनेंसिंग आता है, डिफिसिट को कवर करने के लिए डिफिसिट फाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट करती है, उसी आधार पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी RBI को, और RBI उस अकॉर्डिंग नोट प्रिंट करेगी। ये है रियल सिस्टम नोट प्रिंट करने का, ठीक है। अब तो ये किस स्थिति में होगा? जब बजट क्या होगा? जब बजट जो है अनबैलेंस्ड होगा, यानी कि हम बोलते हैं कि जब डिफिसिट होगा, ठीक। अब फाइनली मेरे हिसाब से जो मेन चीजें हैं वो हमारी कवर हो गई कि गवर्नमेंट बजट क्या है ना, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्लियर हो गया है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव मैंने मील करके बताया आपको। फिर रेवेन्यू डिफिसिट क्या है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू रिसिप्ट से तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो कैपिटल रिसिप्ट से तो कैपिटल डिफिसिट होता है। और जो फिजिकल डिफिसिट है, इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग, क्या होगा? फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डिफिसिट फाइनेंसिंग इट मींस गवर्नमेंट जो है RBI को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, और वो सिक्योरिटी देकर के जो है गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसे का इंतजाम कर लेगी। अब जो है इसमें 2-3 चीजें और भी नई आती है कि गवर्नमेंट को किस समय टैक्सेस वगैरह ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो टैक्स कब ज्यादा बढ़ाना चाहिए? जब इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या डिफ्लेशन सिचुएशन है। तो इन सारे जवाबों के लिए आप लोग मैंने वीडियो बनाया है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों वीडियो आप जरूर देखें, तो इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। खैर अभी मुझे डिस्कस करना था सिर्फ आपसे कि गवर्नमेंट बजट क्या है। आई होप कि आपको गवर्नमेंट बजट की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आप कंप्लीट कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे और भी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी हुई है मेरे ऐप की, आप वहां से कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं, या ऐप पर विजिट करें, उस पर फ्री मटेरियल भी बहुत सारे हैं। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच।